ये कहानी लुइस जैम्परनी नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलता। एक ओलंपिक धावक से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बंदी बनने तक लुई का सफर कठिनाइयों से भरा था। जापानियों के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद उसे ढेर सारे टॉर्चर सहने पड़ते हैं, पर फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें अपने अंदर के हौसले को कभी नहीं टूटने देना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जहां यूएस फौज के लड़ाकू विमान पैसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ रहे थे। लुइस अपने साथी फौजियों के साथ जापानी आइलैंड नाउरू को तबाह करने के मिशन पर निकला था। जल्दी उन्होंने निशाने पर बम धमाके कर दिए, पर अचानक ही कई जापानी प्लेन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लगातार हमले करने लगे। इससे उनके विमान के कई हिस्से टूट गए और ब्रेक्स भी फेल हो गए, पर पायलट फिल जैसे तैसे करके प्लेन को वहां से बाहर निकाल लाता है। आखिरकार ब्रेक ना होने की वजह से बड़ी ही मुश्किल से उनकी लैंडिंग हो पाई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुइस का बचपन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कई साल पहले लुइस बचपन में काफी शैतानियां किया करता था। वो सिगरेट और शराब पीता था और चोरियां भी करने लगा था। एक दिन वो छिपकर शराब पीते हुए अपने बड़े भाई का बेसबॉल मैच देख रहा था, पर अचानक एक गार्ड ने उसे देख लिया। लुइस जबरदस्त रफ्तार से वहां से भाग निकला। जब उसके भाई पीट ने उसे इतना तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर लुइस दौड़ में हिस्सा ले तो वो आसानी से जीत सकता है। इसीलिए पीट अब उसे ट्रेनिंग देने लगा और कुछ ही सालों में लुइस इतना तेज दौड़ने लगा कि अब वो कोई भी दौड़ आसानी से जीत सकता था। इस वजह से वो स्टॉर्म नाम से मशहूर हो गया। एक बार तो उसने 1.5 किलोमीटर की दौड़ को सिर्फ 4 मिनट में पूरी करके देश के सभी स्कूल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसी वजह से लुइस को अमेरिका की तरफ से 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जाने का मौका मिला। जाने से पहले उसने अपने भाई को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए पीट ने उसे समझाया कि एक पल का दर्द उसे जिंदगी भर की शोहरत दिला सकता है। इसके बाद दौड़ का दिन आया, जहां लुइस 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका पूरा परिवार रेडियो पर दौड़ के समाचार सुन रहा था, मगर जल्द ही कई मजबूत खिलाड़ियों ने लुइस को पीछे छोड़ दिया। पर लुइस भी पूरे जोर लगाकर दौड़ा और कई खिलाड़ियों से आगे निकल गया, मगर आखिरकार उसने 8वें नंबर पर दौड़ को खत्म किया। अब उसने अगले ओलंपिक्स, जो कि 1940 में टोक्यो में होने वाले थे, उनमें गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया। मगर जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के कारण उसका ये सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां प्लेन लैंड करने के बाद फिल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया तो लुइस ने कहा कि उसे भगवान पर यकीन नहीं है। खैर, अगले दिन लुइस दौड़ की ट्रेनिंग करने लगा और उसकी रफ्तार देखकर उसके सभी साथी हैरान रह गए। फिर एक दिन लुइस और उसकी टीम को एक गुम हो चुके प्लेन को ढूंढकर उसके लोगों को बचाने का मिशन दिया गया। इस बार फिर से उन्हें वही टूटा फूटा प्लेन दिया गया, पर वो जैसे तैसे करके उसकी मरम्मत करके निकल पड़े। मगर फिर अचानक से हवा में ही उनका एक इंजन फेल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनका दूसरा इंजन भी फेल हो गया और प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटना में उस क्रू के 8 फौजियों की मौत हो गई और सिर्फ लुइस, फिल और मैक ही जिंदा बच पाए। जैसे तैसे वो इमरजेंसी रॉड फुलाकर ऊपर आए और अपने आप को शांत किया। मैक तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, पर बाकी दोनों में हौसले अभी भी बाकी थे। उनके पास खाने को सिर्फ कुछ ही चीजें थी और पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोतल पानी। लुइस ने कहा कि वो सुबह और रात को चॉकलेट का एक एक टुकड़ा खाएंगे और दिन भर में बस 2 घूंट पानी पिएंगे। फिर रात को उन्हें जबरदस्त कड़ाके की ठंड में सोना पड़ा। अगली सुबह एक प्लेन की आवाज सुनकर उनकी आंखें खुली। उन्होंने फ्लेयर चलाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में लुइस ने देखा कि चॉकलेट के सारे डिब्बे खाली थे, क्योंकि सारी चॉकलेट मैक खा गया था। ये देखकर लुइस को बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह से खुद को समझाया। अब उन्हें इस समुद्र में बिना खाने और पानी के न जाने कितने दिन गुजारने थे। तभी अचानक एक पंछी उनकी कश्ती पर आकर बैठ गया और ये भूखे फौजी एकदम से उस पर झपट पड़े। उन्होंने इस पंछी को खाकर अपनी भूख शांत की, पर जल्द ही उन तीनों को उल्टी आ गई। इसके बाद उन्होंने पंछी के मांस को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने का फैसला किया। जल्दी उन्हें एक मछली मिली और सबने मिलकर उसे खाया, मगर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक रात समुद्र में जोरदार तूफान आया और उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तब लुइस ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तू है तो आज मुझे बचा ले, और अगर आज मैं बच गया तो मैं पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताऊंगा। फिर चमत्कार हुआ और वो तीनों तूफान से बच निकले। अगली सुबह बारिश हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बोतल भर के पानी पिया। कुछ दिनों बाद तो वो एक साग पकड़ने में भी कामयाब रहे, जिसका मांस खाकर उन्होंने कई दिनों तक गुजारा किया। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 27 दिन बीत चुके थे और फिर उन्हें आसमान में एक और प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने फिर से फ्लेयर चलाकर प्लेन को बुलाया और इस बार लकीली प्लेन उनकी ओर मुड़ भी गया। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ये कोई अमेरिकी प्लेन नहीं था बल्कि जापानी प्लेन था।
प्लेन के फौजी उन पर गोलियां चलाने लगे तो वो तीनों पानी में कूद गए और किसी तरह से अपनी जान बचाई। बाद में जब प्लेन वापस चला गया तो वो तीनों ऊपर आ गए, पर इस बार उनकी कश्ती से हवा निकल रही थी। उन्होंने तुरंत छेद पर टेप लगाई और ऊपर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो तीनों इस छोटी सी कश्ती में सिमट कर बैठे थे। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए पूरे 40 दिन बीत चुके थे। मैग की हालत काफी खराब थी और जल्दी भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। लुइस और फिल ने दुखी मन से उसकी लाश को ढका और पानी में बहा दिया। इसके बाद वो भी जैसे तैसे दिन काटने लगे, पर उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। 47वें दिन बदकिस्मती से एक जापानी जहाज उनके पास आया और फौजियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लुइस और फिल को गुलामों की तरह अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। वहाँ उन्हें खाने के लिए थोड़े से चावल मिले तो वो भूखे कुत्तों की तरह सब कुछ निगल गए। फिर एक दिन जापानी कर्नल ने उन्हें बुलाकर अमेरिकी बॉम्ब्स के बारे में पूछताछ की। उनसे जानकारी लेकर लुइस और फिल को टोक्यो की जेल में भेज दिया गया। फिर वहाँ से उन्हें अलग अलग कैंप्स में ले जाया गया। लुइस ओमोरी डिटेंशन सेंटर में था, जहाँ वटनाबे नाम के एक निर्दयी ऑफिसर का हुक्म चलता था। जब वटनाबे सबको जेल के नियम बता रहा था तो लुइस उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इस जुर्म के लिए वटनाबे ने उसे बुरी तरह से पीटा। फिर उसे दिन भर खड़े रहने की सजा मिली। रात को कैंप में लुइस की मुलाकात बाकी अमेरिकी फौजियों से हुई। फिर अगले दिन वटनाबे ने सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन कैदियों को छांटा जिनमें कोई न कोई हुनर था। उसने देखा कि लुइस पहले दौड़ में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसने लुइस और एक जापानी ऑफिसर के बीच दौड़ करवाई। पर भूख की वजह से लुइस के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसीलिए वो जमीन पर गिर गया। इसके बावजूद भी वटनाबे ने उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा। ऐसा लगता था कि वटनाबे को लुइस से कुछ ज्यादा ही नफरत है। इधर अमेरिकी कैदी किसी तरह से अखबार चुराकर युद्ध की सारी जानकारी रखते थे, पर एक दिन अखबार चोरी करने वाले फौजी को जापानी फौजियों ने पकड़ लिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा गया। बाकी कैदी लुइस उसे देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद लुइस को अपने घर के लिए एक संदेश भेजने का मौका मिला, जिसके जरिए वो अपने परिवार को बता सकता था कि वो जिंदा है। असल में यूएस सरकार के मुताबिक क्रैश में उसकी मौत हो गई थी। आखिरकार उसे एक रेडियो स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उसे अपना संदेश रिकॉर्ड करना था। साथ ही लुइस पर यह झूठ बोलने का दबाव भी बनाया गया कि यहाँ पर उस पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ताकि अमेरिकी सरकार पर जापानी कैदियों को सही ढंग से रखने का दबाव बन सके। इसके बाद लुइस को काफी समय के बाद अच्छा खाना खाने को मिला, मगर इसके बाद जापानी ऑफिसर्स ने उसे अमेरिका के खिलाफ भाषण देने को कहा। इसके बदले उसे जापान में एक अच्छी खासी जिंदगी बिताने का लालच भी दिया गया। पर लुइस अपने देश के साथ गद्दारी करने को हरगिज तैयार नहीं था, इसीलिए उसे वापस जेल कैंप भेज दिया गया। जहाँ जब वो वापस लौटा तो वटनाबे ने कहा कि लुइस भी उसकी तरह ताकतवर है और अगर वो युद्ध में ना होते तो शायद एक अच्छे दोस्त होते। पर चूंकि लुइस ने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी थी, इसीलिए वटनाबे ने सभी कैदियों को लुइस के मुंह पर मुक्का मारने का हुक्म दिया। ये सजा पूरे दिन जारी रही और अंत में लुइस का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर एक दिन ऑफिसर्स के मनोरंजन के लिए कैदियों को सिंड्रेला नाटक करने का हुक्म मिला। इस दौरान वटनाबे ने लुइस को बताया कि अब वो सार्जेंट बन गया है, इसीलिए कल वो ओमारी डिटेंशन सेंटर जा रहा है। उसने लुइस से कहा कि मुझे बधाई दो, लेकिन लुइस एकदम शांत रहा। वटनाबे के जाने के बाद कैदियों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। अचानक एक दिन दूसरे देशों ने साथ के शहर पर बॉम्ब धमाके कर दिए, जिस वजह से सभी कैदियों को नायात्सु कैंप भेज दिया गया। वहां पहुंचकर लुइस ने देखा कि यहाँ का ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वटनाबे ही था। वटनाबे को देखते ही लुइस को वही चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। वटनाबे ने फिर से भाषण दिया और बिना वजह लुइस को फिर मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वटनाबे पिछले जन्म का कोई बदला ले रहा हो लुइस से। अगले दिन सभी कैदियों को कोयले के बड़े बड़े बैग्स को जहाज में चढ़ाने की सजा मिली। इन बैग्स का वजन और भूख प्यास के चलते कई कैदी बेहोश होकर पुल से नीचे गिर गए और मारे गए। एक दिन लुइस बहुत ज्यादा थक गया था और इस वजह से वो जमीन पर लेट गया। तभी एक फौजी उसे पकड़कर वटनाबे के पास ले गया। तब वटनाबे ने उसे अपने सर पर एक भारी भरकम लकड़ी का टुकड़ा उठाने की सजा दी और अगर उसने वो लकड़ी गिराई तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेचारा लुइस मरने की हालत में भी जैसे तैसे लकड़ी को उठाए खड़ा रहा। सभी कैदी उसका जज्बा देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे लुइस की जीत के नारे लगाने लगे। ये सुनकर लुइस का जोश और बढ़ गया और उसने वटनाबे की आंखों में आंखें डालकर लकड़ी को और ऊंचा उठा दिया। दोस्तों, ये सीन आपने कहीं न कहीं जरूर देख रखी होगी, क्योंकि ये सीन मूवी हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल सीन्स में से एक है, जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, हमें अपना धैर्य और अपने देश के प्रति प्यार कभी नहीं खोना चाहिए। खैर, बैक टू द स्टोरी। लुइस की हिम्मत देखकर वटनाबे गुस्से से तिलमिला उठा और उसने लुइस की खूब पिटाई की। अगली सुबह एक जापानी ऑफिसर ने ऐलान किया कि युद्ध अब खत्म हो चुका है और उसने सभी कैदियों को पास की ही नदी में नहा कर आने को कहा। पहले तो कैदियों को लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा,
लगा, पर अचानक आसमान से एक अमेरिकी प्लेन गुजरा और वो समझ गए कि आखिरकार युद्ध खत्म हो गया। सारे कैदी बेहद खुश हुए और नाच गाकर जश्न मनाने लगे। इसी बीच लुइस वटनाबे से मिलने गया, पर तब तक वटनाबे बाकी जापानी फौजियों के साथ भाग गया था। तब लुइस जमीन पर बैठ गया और वटनाबे की बचपन की तस्वीरें देखने लगा। उस कमरे में वो डंडा भी मौजूद था जिससे वटनाबे लुइस को पीटा करता था। आखिरकार लुइस और बाकी कैदी अपने देश वापस लौट आए, जहां उनके परिवार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है लुइस जैम्परनी की। बाद में लुइस ने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। उसका भाई फिल भी जंग से जिंदा लौट आया था। उधर वटनाबे भेष बदलकर छुप गया, क्योंकि युद्ध में किए हुए अत्याचारों के बदले उसे सजा सुनाई जानी थी। वहीं लुइस अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाकर भगवान से किए अपने वादे को पूरा किया। साथ ही उसने बुरे समय को भुलाकर जापानियों को भी माफ कर दिया और वो कई जापानी लोगों से भी मिला, लेकिन वटनाबे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार 80 साल की उम्र में ओलंपिक में दोबारा दौड़कर लुइस ने अपने सपने को पूरा किया। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अनब्रोकन मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।